सवाल इस बात का है कि मोदी की गारंटी एक चुनावी डायलॉग के रूप में विकसित हो रही है, जबकि अडानी के बारे में सवाल पूछना मुश्किल ही नहीं मुश्किल दर मुश्किल होता जा रहा है। वैसे तो शेयर बाजार का उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और निवेश पर निर्भर करता है, लेकिन अब अडानी के शेयरों में ही उतार चढ़ाव से लोग खुश हैं और इसमें उछाल भी दिखता है, लेकिन शेयर बाजार के आंकड़े अर्थव्यवस्था की असल तस्वीर नहीं दिखाते। नोटबंदी जीएसटी के अलावा नरेंद्र मोदी जी के अर्थशास्त्र के कारण भी है। अंग्रेजी में इसे मोदी नॉमिक्स आदि कहा जाता है, पर मूल मुद्दा यह है कि नरेंद्र मोदी के अर्थशास्त्र ज्ञान के बारे में पी चिदम्बरम ने 2014 जनवरी में उनके प्रधानमंत्री से पहले कहा था कि यह डाक टिकट के पीछे लिखने के बराबर है। देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। मार्च 2023 में यह 200 लाख करोड़ रुपए था और बीते 6 महीने में 5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। अगर यह सामान्य भी है तो यह राशि खर्च कहाँ हो रही, इन खर्चों को कम क्यों नहीं किया जा सकता, और अगर इस तरह के कर्ज लेते रहे तो लौटाएंगे कैसे। इस स्थिति में हाईवे बनाना और नए भवन बनाना तथा सरकार के खर्च बढ़ना कितना सही है, इस पर बहस होनी चाहिए। दोस्तों, अंबेडकर धामा पर आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। जो 2022 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का दावा मोदी जी का था, वो फिलहाल अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस अर्थव्यवस्था का दावा, उसका प्रचार पूरा देश अच्छी तरह से जानता है और इसको भूला नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के बजट भाषण में कहा था कि देश को अगले 5 साल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात है। इसके अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इसे देश का सबसे बड़ा लक्ष्य बताया था। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने कहा था कि यह बहुत आकर्षक नारा है, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं है। तब उन्होंने यह भी कहा था कि उस तारीख से 5 साल बाद 28-29 में हम $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और फिर 5 साल बाद हम $20 ट्रिलियन की अवस्था बन जाएंगे। इसमें कोई जादू नहीं है। ब्याज का कारोबार करने वाला कोई भी कर्जदाता जानता है, मोटे तौर पर जीडीपी प्रतिवर्ष 12% बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था 6 साल में दूनी हो जाएगी। इसके बावजूद 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का खूब प्रचार हुआ, खूब ढोल पीटा गया, ढोल नगाड़े के साथ पीटा गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार अनुमान है कि 2024-25 में प्रचारित यह दावा 2026-27 में शायद पूरा हो जाएगा, लेकिन इसलिए इस पर सन्नाटा है। अब विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होने का दावा है, लेकिन जाहिर है कि सब जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद पर निर्भर करता है, और यह रोजगार व्यवसाय की हालत है जो बेरोजगारी से मुक्त राशन पाने वालों में नहीं बढ़ता रह सकता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति एक गंभीर सवाल है। हाल ही में खबर आई थी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि भारत का कर्ज इतना हो गया है कि यह चिंता का विषय है। आशंका है कि निकट भविष्य में यह भारत के GDP से ज़्यादा हो जाए। ऐसे में IMF ने दीर्घावधि की इसकी निरंतरता को लेकर चिंता जताई थी। दूसरी ओर सरकार इस चेतावनी से सहमत नहीं है। मिंट में प्रकाशित एक खबर के अनुसार सरकार का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में पिछले 2 दशक के दौरान कई तरह के झटकों के बावजूद GDP के मुकाबले भारत के कर्ज का अनुपात 2005-06 के 81% से मुश्किल बढ़कर 11-12 में 84% हुआ है, जो 22-23 में फिर 81% हो गया। ज़्यादातर कर्ज भारतीय रुपए में है, इसलिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन कर्ज तो कर्ज है और आय की संभावना से ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। और ऐसा नहीं हो सकता कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अलर्ट बेमतलब या गैर जरूरी हो। खबरों के अनुसार IMF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि इतने कर्ज में भारत की दीर्घावधि का जोखिम ज़्यादा है। देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। मार्च 2023 में यह 200 लाख करोड़ रुपए था और बीते 6 महीने में 5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। अगर यह सामान्य भी है तो यह राशि खर्च कहाँ हो रही, इन खर्चों को कम क्यों नहीं किया जा सकता, और अगर इस तरह के कर्ज लेते रहे तो लौटाएंगे कैसे। इस स्थिति में हाईवे बनाना और नए भवन बनाना तथा सरकार के खर्च बढ़ना कितना सही है, इस पर बहस होनी चाहिए, राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, अर्थशास्त्रियों के बीच में इसकी बहस होनी चाहिए। लेकिन सब कुछ साफ साफ बताने के बजाय सरकार 2002 के आंकड़ों से तुलना कर रही है। सामान्य सा सवाल है कि 2000 क्यों, 2014 या 2019 क्यों नहीं,
जब मामला जीडीपी पर आधारित है तो 2016 में नोटबंदी के बाद जीडीपी बुरी तरह प्रभावित हुई, तो 2016 से क्यों नहीं, या 2002 से भी तुलना की जाए तो बीच के आंकड़े नहीं होने का क्या मतलब है। पहले यह सब सामान्य तौर पर छपता था, सरकार बताती थी, पूछा जा सकता था, लेकिन अब आईएमएफ की रिपोर्ट को भी झुठलाने की कोशिश लगातार हो रही है। तो सवाल इस बात का है कि आपके बताएं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि उनकी सरकार कर्ज कम करने के उपायों पर विचार कर रही है, उभरते बाजार की अर्थव्यवस्था में इसके लिए किए जा रहे उपायों पर नज़र रख रही है। ऐसे में भारत को अपनी क्रेडिट रेटिंग बेहतर करने की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कर्ज का स्तर ज़्यादा है, उससे संबंधित खर्च अच्छे खासे हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह स्थिति नोटबंदी, जीएसटी के अलावा नरेंद्र मोदी जी के अर्थशास्त्र के कारण भी है। अंग्रेजी में इसे मोदी नॉमिक्स आदि कहा जाता है, पर मूल मुद्दा यह है कि नरेंद्र मोदी के अर्थशास्त्र ज्ञान के बारे में पी चिदम्बरम ने 2014 जनवरी में उनके प्रधानमंत्री से पहले कहा था कि यह डाक टिकट के पीछे लिखने के बराबर है। तब उन्होंने कहा था कि वे सीख दे रहे हैं, मुझे यकीन है कि जल्दी सीख जाएंगे, पर बाद की स्थितियों में उनका सीखना शक के घेरे में है और चिंता की बात है कि जैसे तैसे खींचतान के काम चल रहा है। देश के एसेट्स बेचे जा रहे हैं, बजट घाटे को पूरा करने के लिए देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है, एक दिन जब सब बिक जाएगा तब क्या बेचेंगे। मीडिया यह सब बताता होता तो जनता समझती कि नरेंद्र मोदी के वादे पूरे नहीं होते हैं, लेकिन अपनी गारंटी को कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जोड़ के उसका हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं। विपक्ष उनकी पार्टी को वॉशिंग मशीन पार्टी कहता रहा कि इसके बावजूद कांग्रेस को भ्रष्ट प्रचारित करने का अभियान उनका जारी है। इसमें कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 350 करोड़ रुपए बरामद होने को भ्रष्टाचार से जुड़ा काला धन बताकर लाभ उठाने की कोशिश की गई है, जबकि अभी तक इसके बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है। और धीरज साहू ने कहा भी है कि उनका ये पारिवारिक शराब का जो बिजनेस है, उसकी ये आय है, उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था पहले जैसी तब रहती जब उसके साथ नोटबंदी, जीएसटी जैसी गंभीर छेड़छाड़ नहीं की गई होती। इसकी भरपाई के लिए नरेंद्र मोदी अभी भी भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा कर रहे हैं और कहते हैं कि वो घोटालों की गारंटी है, मेरा घोटालों मांझों पर कार्रवाई की। इसके बाद से वे मोदी की गारंटी का प्रचार कर रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि मोदी की गारंटी एक चुनावी डायलॉग के रूप में विकसित हो रही है, जबकि अडानी के बारे में सवाल पूछना मुश्किल ही नहीं, मुश्किल होता जा रहा है। वैसे तो शेयर बाजार का उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और निवेश पर निर्भर करता है, लेकिन अब अडानी के शेयरों में ही उतार चढ़ाव से लोग खुश हैं और इसमें उछाल भी दिखता है, लेकिन शेयर बाजार के आंकड़े अर्थव्यवस्था की असल तस्वीर नहीं दिखाते। देश बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था या 5 ट्रिलियन की इकनॉमी की तो बात बाद में है। जीडीपी की स्थिति अच्छी नहीं है और कर्ज इतना ज़्यादा है कि कर्ज के ब्याज के रूप में भी एक अच्छी खासी धनराशि का भुगतान करना पड़ रहा है और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्रियों की खुली बहस होनी चाहिए, पार्टी लाइन से हटकर कि वास्तविक स्थिति क्या है।